right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ज्ञानवर्धक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 12 क्लासेस की जो एनसीईआरटी है उन पे बेस्ड कुछ साइंस क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो यह एक बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए हैं। और जो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको क्लियर कर देंगे, जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो इसके हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, उनको हम डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन भी मैं आपको बताऊंगा। और उस एक्सप्लेन को आप ध्यान से सुनिएगा तो ताकि उस एक्सप्लेन से आपके क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और कहना चाहूँगा, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो को और बेल आइकन को कर लेना एक्टिवेट, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको उसको सर्च ना करना पड़े नेक्स्ट जो मैं आपको एनसीईआरटी की वीडियो यहाँ पर डालूंगा। तो इससे पहले मैं और जो वीडियो एनसीईआरटी की यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ, ठीक है, ये वाला पहला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे से के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। पहला। दूसरा है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों का पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, एक है, एक दो है, दोनों हैं, या आपका दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका है एक और दो, दोनों सही हैं। अब कैसे? देखो, दोनों कथन सही हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो दोनों सही हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? ठीक है, आपको बताना है शैवाल कवक, दूसरा है शैवाल जीवाणु, तीसरा है कवक जीवाणु, चौथा है पादप और जीवाणु। निम्न दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से सहजीवी संबंध का उदाहरण किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में है, 1, 2, 3 के बीच में है, सी है 1 और 4 के बीच में है, या 2, 3, 4 के बीच में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपने गेस लगा लिया हो तो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है केवल 1 और 4, यानी कि 1 और 4 में कौन कौन से आएंगे हम देखते हैं। 1 और 4 मतलब ये और ये वाला। ठीक है, कैसे हैं? देखो, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, पहला तो है शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास और खाद्य प्रदान करता है। तो ये और ये दोनों सही इसमें से हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश यानी कि जिसको हम तारा मछली कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। ठीक। दूसरा, भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको करना है। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 भी सही है और 2 भी सही है। कैसे? दोनों कथन कैसे सही हैं? देखो, तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है।
कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं, कौन से गलत हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक, तो इसमें से गलत कौन सा है? इसमें से जो गलत है वह है ए। कैसे? ए असत्य क्यों है? क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। उल्टा करना है, सरल पदार्थों को जटिल बनाएगा तो हम पाचन कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। पाचन रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नाल एवं संबद्ध जो ग्रंथियां होती हैं वो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं, और इसलिए दूसरा वाला कथन जो है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो एक गलत है और बी सही है। पूछा क्या गया था कौन सा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही है, कौन सा से सही है। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, दूसरा। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीसरा। और बताना है इन कूटों का प्रयोग करके कौन कौन से सही इसमें से हैं। गैस कर लिया हो तो मैं बताता हूँ। इसमें जो सही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 सही हैं। ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप सी में पूछा आ चुका है, कई बार। और यूकेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी आप देखो तो ये बहुत बार पूछा आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये आंसर पहला वाला। कथन 2 गलत है इसका, बस वो क्यों गलत है बताता हूँ। यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है, नहीं करता लिखा इसने। जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक, पित्त रस स्रावित करता है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। नहीं करता है, वो करता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है, और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको पता है। तो इसका बी गलत होके 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, रुमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रुमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। दूसरा, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तीसरा, बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, अब बताना है कि कौन से उत्तर इसमें सही हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। अगर आपको इसका गैस लगा लिया हो तो मैं बताता हूँ उसका। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3। तीनों के तीनों कथन सही हैं। घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन, प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमेन मतलब प्रथम अमाशय। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता है, जिसे हम जुगाली कहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। ठीक है, जुगाली करना, रोमंथन करना। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण यह घास नहीं खा सकते हैं। तो 3 के 3 बिल्कुल सही है इसमें से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताने हैं, विचार करना है। ठीक है, अमीबा आपने पढ़ा है सब 6, 7, 8 में। यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय सिंगल सेल जीव है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली का एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। कौन से कथन इसमें से सही हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसके जो कथन हैं वो 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही। कैसे? तीनों के तीनों सही कैसे हैं? यह जलाशय में पाया जाता है एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है और जिसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली और एक गोल सघन केंद्र और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। 3 के 3 सही हैं। ठीक है, अपनी आकृति बदलता ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाली बात को।
अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सूची 1 है। ये एक अंग हैं जिनकी विशेषता आपको बतानी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पचने वाले भोजन के रुधिर वाहकों में अवशोषण, जल अवशोषण, अम्ल निर्मोचन। ठीक है, तो एक्सप्लेन के साथ साथ समझते हैं। ठीक, पहले वाला अमाशय से। अमाशय का आंतरिक स्तर, आंतरिक जो सतह होता है, श्लेष्मल, इसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है अमाशय। श्लेष्मल जो होता है, श्लेष्मल होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिसके पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को ठीक, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा 4, अम्ल का निर्मोचन हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया अम्ल का निर्मोचन। ठीक, पहले का 4। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्र आंत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। सी का 3 हो गया। फिर सॉरी, भोजन की ठीक है, इसका हो गया आपका पचे भोजन के रुधिर भागों का अवशोषण, तो बी का हो गया आपका। हाँ ठीक है, तो तो बी का बी हो गया, सेकंड सामने सामने हो गए। इसके बाद है आपका जल एवं कुछ लवण बड़ी आत्मा अवशोषित होते हैं। बड़ी आत्मा हो गया। ठीक है, तो 3 का 3 ही हो गया। इसके बाद आपका यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 4 2 3 1। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। दूसरा, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोश से प्राप्त होते हैं। तीसरा, भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, तो उपयुक्त में से ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। अब कैसे 3 के 3 सही हैं देखते हैं। ठीक है, पहला वाला, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाएंगे। इनमें से रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। रेशम कीट रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। ऊन के रेशे भेड़ बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो 3 के 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, सही नहीं है। तो बताइए कौन कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, इसमें से जो है वो तीसरा सही नहीं है। कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम फरों से बनाई जाती है। ठीक है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू की कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अतः कथन 1 और 2 सही है और 3 इसका गलत है। अंगोरा से नहीं निकालते उसको, जो उसकी पश्मीना जो होती है, पश्मीना बकरी होती है, जो अंगोरा जो होती है उससे नहीं निकालते, पश्मीना बकरी से ही उसको निकाला जाता है। तो तीसरा इसका गलत है। ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, याद रखना। अगला है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, पहला। और रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, दूसरा। इनमें से कौन से सही हैं? तो ये आपको पता लग गया होगा, पहला तो बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर ही कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से ही बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों इसके बिल्कुल सही हैं। भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो महिलाओं की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेशम कीट पालन, कोकून के रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।
रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है और सर्वाधिक रेशम कर्नाटक में उगाया जाता है। ठीक, अगला है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, इसका एक मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। और दूसरा, टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की ही किस्में हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, दोनों ही कथन सही हैं। रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, जो उसका सूत्र होता है वो स्टील के तार बराबर मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनको प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रूक्षता, चिकनाहट, चमक आदि भी भिन्न होती है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों से द्वारा ही काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है जो नॉर्मली सब जगह मिल जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ उसमें से, तो आप आराम से इसको बता दो कि मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आंसर पता लग गया होगा। ठीक, कौन सा होगा, डी पास्कल। ऑब्वियसली पास्कल जो होता है वह दाब का एसआई मात्रक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन सब तापमान के मात्रक हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। एसआई मात्रक केल्विन होता है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बाकी इसके वैसे नॉर्मल मापक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु के अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, पहली। द्रव और गैसों से ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, दूसरी। तीसरी है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। तो कौन से सही होंगे इसमें से। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही चलती है, बिल्कुल सही है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। तीनों सही हैं। कैसे, ठीक है। एक वस्तु देखो, सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी होकर चलेगी तो बिल्कुल सही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में प्रायः ऊष्मा चालन एवं द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से दूसरे ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वो चालन कहलाता है। ठीक है, 3 के 3 बिल्कुल सही हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित सूचियाँ आपको दी गई हैं और इन सूचियों की सहायता से आपको चयन करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। ज्योग्राफी में भी बहुत पूछा जाता है, हालांकि है ऊष्मा का, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय। तो ऑब्वियसली आप बता दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू करें इसको, ऑप्शन या आप मिला रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थल समीर के बहने का समय हम बात करते हैं कि कौन सा होगा। थल समीर, दिन के समय थल जो स्थल होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। चक्रों को पूरा करने के लिए स्थल और गर्म से वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर से आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों का खिड़कियां समुद्र। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड वाला देखते हैं, समुद्री समीर वाला। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो समुद्री समीर, अभी तो फर्स्ट वाला पढ़ा हमने। अब देखो, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जो थल समीर कहलाती है। ये रात्रि के समय चलती है। देखो, अब यहाँ पर समझ में आएगा, दिन में जमीन गर्म होगी तो वह किधर की ओर चलेगी, जमीन से हवा समुद्र की ओर चलेगी। समुद्र से ठंडी हवा चलेंगी, तो समुद्र से ठंडी हवा जो चलेंगी वो चलेंगी दिन के समय, और थल समीर जो चलेंगी, जो थल समीर कहलाएंगी, ये चलेंगी रात्रि के समय। ठीक, गहरे रंग के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े, ये ग्रीष्मकाल और ये शीत ऋतु। ठीक है, समझ में आया। आराम से आप इसको मैच कर सकते हो। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थल समीर
रात में, समुद्री समीर दिन में चलती हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फॉर्मिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टार्टिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा। 5 यहाँ दिए गए हैं। 4 उधर दिए गए हैं, चींटी का डंक, चूने का पानी, साबुन और इमली और अंगूर। ठीक है, इनको आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए तो मिलाते हैं। देखो पहला क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल कौन स्थापित करता है? ठीक है, फॉर्मिक अम्ल कौन स्थापित करेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो अम्ल की उपस्थिति। पहला वाला जो होता है फॉर्मिक अम्ल तो हमेशा कीट पतंगों, चींटी का डंक से निकलता है। कैल्शियम जो होता है हाइड्रोक्साइड, उसको चूने के पानी से बनता है। टार्टिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। और ठीक है, टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह साबुन में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैच हो गई, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कुछ अम्ल और उनसे संबंधित पदार्थों के नाम। एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल में पाया जाता है, संतरा, नींबू आदि में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी होता है, आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता है, मतलब नींबू, संतरा वगैरह आंवले में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आदि में पाया जाता है। अब कुछ क्षारक होते हैं जो अम्ल। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों साबुन में प्रयोग किए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं, दूधिया मैग्नीशियम में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। दूसरा है हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। निम्न में से कौन से सही हैं? तो इसके 3 के 3 सही हैं। अब देखते हैं कैसे सही हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। पहला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखते हैं, कोई पदार्थ अम्लीय है तो क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं पदार्थ सूचक। ठीक, ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अगला है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दूसरा, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही है वो है केवल 1। अब केवल 1 कैसे सही है देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। कथन 1 सही है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है। जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और जो इसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। देखिए अब अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखानों में अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। दूसरा है, अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसे उदासीन करने में सहायक होता है। तीसरा, चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। निम्न कथन में से कौन से सही हैं? अगर आपने पढ़ लिए हो 3 के 3, ठीक है, समझ में आ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके तीनों कथन सही हैं। कैसे? कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशय में विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर सकते हैं, अतः क्षार मिला के इसको उदासीन किया जाता है जिससे कि जो जलीय जीव हैं वो बच जाए। पहला सही हो गया। ठीक। दूसरा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में HCl तो पाया जाता है, आपको पता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए इसे मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ये भी सही। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो 3 के 3 बिल्कुल सही हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? ठीक, तो बताइए कौन कौन से भौतिक? कागज का फाड़ना, बी रंग में परिवर्तन, सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, और डी कागज का जलना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ ए सही है, बाकी सब गलत हैं। कैसे? कागज को फाड़कर पुनः उसे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके टुकड़े के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अन्य क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन इसमें क्या हुआ? सिर्फ ए हुआ। तो यह तो थी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज। ठीक है, तो इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको अधिक से अधिक जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।